हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल जो साइंस है इसका दूसरा सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था को। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है और इसका पहले और दूसरे चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त भी कर दिया है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कर लिया था और दूसरे चैप्टर का बीवीआई जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है इसको करना बाकी है, तो हम लोग उसको भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था। और इसका पहला जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बच्चों इस चैनल पर आपको जो है 10 क्लास का सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से। इस पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स आज नया स्टार्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं। और बाकी इसमें मैथ, हिंदी सारा चीज़ इसमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है और जितने भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव की भी आपकी तैयारी सारी चीज़ कराई जाएगी। बच्चों आपको ध्यान देने बात योग्य ये है कि पहले जो है पिछले 2 साल से ये चल रहा था कि बिहार बोर्ड में 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा था और उसमें से आपको 50% यानी कि 50% एक्स्ट्रा दे रहा था। इसमें 50% एक्स्ट्रा दे रहा था, 50 ही बनाना था। लेकिन इस बार से क्या हुआ है बच्चों की 60% जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा रहेगा। यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव आपका एक्स्ट्रा रहेगा, उसमें से 50 यानी 60 में से 50 को बनाना है, यानी 10 आपका एक्स्ट्रा रहेगा। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चों इस बार जो है थोड़ा सा आप लोग को डीपली अच्छी तरह से नॉलेज को गेन करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा पहले की तुलना में। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी समय गंवाए। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम लोग बच्चों इसमें जानने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार को भी जानेंगे और फिर अलग अलग जो अर्थशास्त्री थे इन्होंने अर्थव्यवस्था को किस तरह से परिभाषित किया है, और फिर जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के इतिहास का जो है इतिहास कैसा है, इसका विकास का जो इतिहास है किस प्रकार है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था को यानी बच्चों अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत क्या है बच्चों अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है। जैसे कोई आदमी क्या है वो फसल यानी कि कृषि करता है, कोई आदमी क्या है वो सर्विस करता है यानी कि सरकारी जॉब करता है या किसी भी प्रकार की सेवाएं देती है, चाहे डॉक्टरी लाइन में हो या फिर ऑफिशियल वर्क हो या फिर डिजिटल लाइन में हो। और फिर क्या है बच्चों कोई क्या आदमी क्या है फैक्ट्री में कार्य करता है ना, कारखानों में काम करता है। तो ये सारी चीज़ क्या हो गया, अलग अलग प्रकार की क्रियाएँ होगी। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे बच्चों, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन को। अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसा तंत्र है, ये एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया का कहने का सेंस ये है कि बच्चों आर्थिक क्रिया वह क्रिया जिससे हम क्या आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है। किसी भी कार्य को जब आर्थिक उद्देश्य से किया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बच्चों आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, है ना, संचार, ये सारे चीज़ क्या है आर्थिक क्रियाएं हैं। और ये सारे जो भी कार्य है ये क्या करेगा बच्चों, रोजगार का जो है क्या करेगा, उत्पादन करेगा, सृजन करेगा। रोजगार यानी आदमी को क्या देगा, ये रोजगार देगा, लगाएगा, काम में लगाएगा, है ना, आदि। ये सारे दूसरी और लोगों को क्या करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का क्या कर सकते, कार्य कर सके, है ना, खरीद बिक्री कर सके, है ना, यही समझेंगे। आइए हम लोग जानते हैं आगे इसके मेन पॉइंट्स को कि इस अध्याय में हम लोग अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का जो है विकास किस तरह से हुआ इसको जानेंगे। विकास की माप एवं सूचकांक यानी कि किस तरह से एक देश के विकास को मापा जाता है ना, किस आधार पर उसके सूचकांक को, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट अच्छी तरह से जानेंगे कि बिहार जो है इसके विकास की स्थिति को, बिहार के विकास की स्थिति कैसी है ना, इसको जानेंगे। बिहार में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है इसको जानेंगे। देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, यानी कि जो देश का जो आर्थिक विकास है इसमें बिहार का जो आर्थिक विकास है ये किस प्रकार से भूमिका निभाती है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि, इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके हॉट टॉपिक्स, ये पॉइंट्स को, मेन पॉइंट सबको। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग का भारत क्या था बच्चों, हम लोग का भारत क्या था पहले, आज से लगभग 75 साल पहले क्या था, अंग्रेजों के कब्जे में था और लगभग 200 साल तक लगातार किस में रहा, अंग्रेजों के हाथों में रहा। भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। इससे पहले 2 वर्ष यानी 200 वर्ष तक क्या है अंग्रेजों के शासन का क्या था, गुलाम था। और उसी समय भारत को क्या कहा जा रहा था बच्चों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आपका मेन पॉइंट है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अगर बच्चों आपको कोई पूछ ले कि भारत को सोने की चिड़िया जो है क्यों कहा गया था, तो भारत की जो थी बच्चों आर्थिक संपन्नता थी बहुत ही उन्नत थी, आर्थिक संपन्नता बहुत ही ज़्यादा थी।
मतलब यहाँ पर रोजगार के बहुत से अवसर प्रदान हुए थे और बाकी खनिजों से भरा पड़ा था भारत। तो इसके आधार पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था बच्चों? तो भारत को सोने की चिड़िया महमूद गजनवी एक आता है बच्चों गजनवी से भारत का आक्रमण करने के लिए। तो महमूद गजनवी का एक आपका दरबारी था, उसका एक इतिहासकार था जिसका नाम था उतवी। क्या नाम था बच्चों? इसको खाली आपको ऐसे ध्यान दे देते सुना देते बच्चों कहानी के रूप में। तो महमूद गजनवी का एक जो इतिहासकार था उतवी, उन्होंने भारत की संपन्नता को देखकर भारत का क्या नाम दिया था? भारत को सोने की चिड़िया कहा था। किसने कहा था भारत को सोने की चिड़िया? उतवी ने। कौन था वो था आपका महमूद गजनवी का क्या था? एक शाही इतिहासकार था। ठीक है, इसी ने अपना और ये अपना किताब में लिखा था, एक किताब था उसका तारीख़ ख़ामिनी, उसी में बोला था कि भारत क्या है? सोने की चिड़िया है। भारत को सोने की चिड़िया कहा था। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। अब हम लोग जानते हैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, यानी कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त हो। आर्थिक यानी लाभ होना चाहिए, तो जिससे हमको क्या हो जाए? इनकम हो, उसको हम लोग बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। जैसे कोई आदमी क्या करता है, बहुत ही बड़े स्तर पर गन्ने की खेती करता है, तो वो क्या करेगा? उस गन्ने को बेच देगा, है ना, फैक्ट्री वाले को, और तो उससे उसको क्या होगा बच्चों? आर्थिक यानी आय प्राप्त होगी कि नहीं? तो आय के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाएगी उसको हम लोग आर्थिक क्रिया बोलेंगे, है ना। कोई फैक्ट्री में काम करता है तो किसके उद्देश्य से? वो सोचता है कि 8 घंटा काम करेंगे तो हमको उसका मजदूरी 500 मिलेगा, 9 घंटा करेंगे तो 600 मिलेगा। तो इस आधार पर, किसके आधार पर वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आय प्राप्त हो। तो आय की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है? क्रियाएं करता है, तो उसको बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। ये आपका बार बार पूछा गया है, आपका इतिहास में भी पूछा गया और इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, तो इसकी तुलना में हम लोग जानेंगे उपनिवेश किसको बुलाया था बच्चों। मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका एक बड़ा बादशाह है और ये आपका छोटा मान लीजिए बादशाह है। तो ये बादशाह जो है ये क्या करता है बच्चों? ये जो छोटा वाला आदमी है, ये बादशाह है, ये क्या रहता है? पूरी तरह से इस पर डिपेंड रहता है। यानी कि ये जो आदमी है इसको अपने अंडर में रख लिया है, यानी ये जो कहेगा और इसकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये क्या कर लिया? अपने कब्जे में रखा है। इसकी चाहे सेना हो, है ना, इसकी जो भी चीज़ है सारा चीज़ ये इसी अपनी अंडर में रखा है। यानी कि टैक्स की वसूली हो या फिर इसके राज्य की जो ये वाला दूसरा जो बादशाह है इसका सुरक्षा का जो जिम्मे है ये अपने अंदर रखा है। तो इसको बोलेंगे बच्चों उपनिवेश, है ना। तो क्या है इसका डेफिनेशन? जब कोई भी देश या राष्ट्र किसी बड़े समृद्धशाली या राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का नियंत्रक एवं निर्देशन शासक देश करता है। मान लीजिए जैसे बच्चों हम लोग भारत पर कौन शासन किया था? इंग्लैंड ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने शासन किया था भारत पर, है ना। तो क्या किया था इंग्लैंड भारत आया और भारत के सारे चीज़ों को क्या कर दिया था? अपने हाथों में ले लिया था, है ना। ये सारा चीज़ जितना भी चीज़ था, भारत की सुरक्षा हो, भारत का खनिज संपदा हो, भारत का जो भी परिवहन मार्ग हो, जल मार्ग हो, सारा चीज़ क्या कर लिया था? अपने हाथों में नियंत्रण कर लिया था। तो यहाँ पर जो है भारत को क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। किसका उपनिवेश कहेंगे? इंग्लैंड का उपनिवेश कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो क्या है, जब कोई भी देश या राष्ट्र किसी बड़े समृद्धशाली या शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का नियंत्रक एवं निर्देशन कौन करता है? शासक देश करता है। यानी भारत का कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था। तो यहाँ पर भारत को क्या कहेंगे? इंग्लैंड का उपनिवेश कहेंगे। तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था? उपनिवेश था। याद रहेगा आपको सारा चीज़ ये। अब हम लोग जानते हैं उपनिवेश का मतलब आप आसान शब्दों में गुलाम भी कह सकते हैं। यानी भारत क्या था बच्चों? अंग्रेज़ों का क्या था? बहुत टाइम तक गुलाम था, है ना। उसी प्रकार से श्रीलंका भी था, उसी प्रकार से अन्य देशें भी, बहुत सारी देशें भी थी एक टाइम पर। तो इसको हम लोग उपनिवेश को सरल भाषा में अब समझने के लिए ऐसे गुलाम शब्द को बोलेंगे, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों, क्योंकि एक क्या होती है? एक सीमा होती है शब्दों के इस्तेमाल की। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों उपनिवेश यानी कि कॉलोनी।
आपको खाली यही याद रखना है कि एक बड़ा देश क्या करता है, छोटे देश के सारे चीज़ों को अपने अंडर में रखता है। इसी को हम लोग उपनिवेश बोलेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं अब उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं। जब उपनिवेश समझ गए तो उपनिवेशवाद समझना बहुत आसान है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अपने स्वार्थवश अधिकार जमाता है, उसे उपनिवेश। यानी कि एक शक्तिशाली मतलब मजबूत देश है और ये क्या कर दिया, एक अपने से कमजोर देश पर क्या कर दिया, स्वार्थवश, स्वार्थ मतलब सोचता है, इसका कहने का सेंस है सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के लिए इस पर ये क्या करता है, अधिकार जमाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ में आया सारा चीज़। अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और शासन करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को क्या किया था, दास बनाया था, अपना गुलाम बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। किस नीति से बच्चों, डिवाइड एंड रूल की नीति से। डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और शासन करो। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फूट डालो और शासन करो ये किसकी नीति थी, भारत की नीति थी या ब्रिटिशर्स की नीति थी, या फिर पूछ लेगा पुर्तगाल की नीति थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटिशर्स की यानी कि अंग्रेज़ों की ये नीति थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। किस प्रकार से फूट डालते थे बच्चों कि बात यहाँ पर हिंदू को लड़ा दिया मुस्लिम के साथ, कहीं पर सिख को लड़ा दिया ईसाई के साथ, यानी धर्म के आधार पर लड़ा दिया, अलग अलग तरह के संप्रदाय के आधार पर लड़ा दिया, और उसके बाद फिर वो बीच में मजा लूटता था, बीच में भारत के सारे चीज़ संपदा का फ़ायदा उठाता था। तो इसको बोलते हैं फूट डालो और शासन करो। तो आइए अब हम लोग जानते हैं अगले पॉइंट्स को कि ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, बहुत ही संपन्न थी। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर दिया था कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा था महमूद गजनवी के शासनकाल के, मतलब जब महमूद गजनवी भारत आया था 1024-25 के अंतर्गत, है ना। अंग्रेजी शासन गरीबी और शिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का क्या था, साम्राज्य था। जब अंग्रेज का जो शासन चला था बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी भारत में, और उसके बाद अकाल पड़ रहा था बहुत, और लाखों संख्या करोड़ों संख्या में आदमी क्या कर रहे थे, अपनी हत्या कर रहे थे। और शिक्षा यानी कि शिक्षा नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग में जब अंग्रेज आए थे। क्यों? क्योंकि जब भारत के लोगों को शिक्षा देंगे तो ये क्या करेंगे, हमारा विरोध करेंगे। और अंधविश्वास भी बढ़ रहा था, यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति से जब ये कर रहा था तो अंधविश्वास में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, विषमता तथा शोषण का क्या था, साम्राज्य था। यहाँ 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई भी विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन, यानी अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हो गई थी। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों, कि जिसके अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, संचार आदि, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। और ये अर्थव्यवस्था का जितने भी सारे ये सारे चीज़ है, ये क्या करती है बच्चों, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 2 कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की जो है कार्य संपादित करती है। सबसे पहले क्या कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या करती है बच्चों कि जितने भी लोग हैं उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। अगर आपको पूछ ले बच्चों 2 नंबर या 2 अंक वाले क्वेश्चन में कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने प्रकार की कार्य करती है बताएं, तो वहाँ पर लिख देंगे 2, और वहाँ पर लिख देंगे कि सबसे पहला क्या कार्य करती है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है मानव आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, और दूसरा याद रखना है कि क्या करती है, लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, यानी कि मौका भी देती है ना। अब हम लोग जानते हैं इसके पॉइंट्स को कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की क्या है, एक प्रणाली है। आजीविका मतलब कि अपने जीवन जीने के लिए जितनी भी सारे आवश्यक वस्तुएं हैं उसके लिए क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, एक प्रणाली है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था। अब हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्रियों के अलग अलग कि किस तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र का क्या किया, अर्थव्यवस्था का क्या किया, अर्थव्यवस्था का
परिभाषित किया, अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्थर लेविस के आधार पर। बच्चों ये 2 नंबरिया में पूछा गया है बार बार कि आर्थर लेविस के आधार पर अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट के रूप में आपको याद रख लेना है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिनके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। किसके अनुसार, किसके आधार पर, यानी कि आर्थर लेविस के आधार पर। आर्थर लेविस के अनुसार क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है, किसी राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार है और जिनके आधार पर क्या करती है, मानव अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए संसाधनों को क्या करती है, इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। इसको बोलते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। किसके आधार पर, आर्थर लेविस के आधार पर। अब हम लोग जानते हैं बरोन ने क्या किया था। तो बरोन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, बरोन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बस यही लाइन याद रखनी है, बरोन के अनुसार। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ऑप्शन में दे देगा ये ब्राउन के द्वारा परिभाषित किया गया था, दूसरा नंबर दे देगा आर्थर लेविस के द्वारा परिभाषित किया गया था, तीसरा नंबर पूछ देगा एडम स्मिथ के द्वारा। तो आपको याद रखना क्या, ब्राउन के द्वारा ये परिभाषित किया गया था क्या, कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, एक प्रणाली है। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। अब हम लोग जान लेते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, यानी कि इसकी क्या स्ट्रक्चर है अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना निम्नलिखित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत में जो है बच्चों 1, 2, 3 यानी कि 3 प्रकार की मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों आपका आता है पशुपालन, यानी कि गाय भैंस मुर्गी है ना, ये सब चीज़, हंस बत्तख, ये सबको पालना। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि क्या होती है, व्यवसाय होती है। किस क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा पशुपालन है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि भारत में जो है बच्चों कृषि, भारत क्या है, भारत के एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। तो इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी फार्म, पोल्ट्री फार्म आदि जैसी क्या होती है, व्यवसाय होती है। ठीक है, आगे आपका है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि इसमें फैक्ट्रियां और कारखाने होंगे। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका खनिज व्यवसाय है ना, उसके बाद निर्माण कार्य, गैस, बिजली, कोई मकान उकान का निर्माण होता है बच्चों, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा आपका टर्सरी जो सेक्टर है, इसके अंतर्गत आ जाएगा सेवा सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। इसमें क्या करेगा आदमी, सेवा प्रदान करेगा। जैसे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर की सेवा प्रदान कर रहा है। कोई इंजीनियर है, वो क्या करता है, पुल निर्माण में अपना क्या मानसिकता का इस्तेमाल करके है ना, ढांचा का निर्माण कर रहा है। कोई क्या है, बैंक में दे रहा है अपना, है ना, कोई परिवहन में, कोई संचार में। तो ये सारी चीज़ क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आपको पूछ लेगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग, आता है कृषि, आता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो आपको अच्छी तरह से डीपली के साथ जब पढ़ेंगे तब बच्चों आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र था उसको क्या कहा था हम लोगों ने, कृषि क्षेत्र कहा था। जो द्वितीयक क्षेत्र था इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको उद्योग क्षेत्र कहा था। और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यानी कि ये जो तृतीय क्षेत्र है ये प्रथम और द्वितीयक दोनों क्षेत्र की क्रियाओं को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यानी कि जैसे बच्चों कोई प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कोई आदमी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए ये आदमी आपका प्राथमिक क्षेत्र से ये धन कमाया, यानी कि कृषि फसल का उपजाया बहुत ज़्यादा, और इसको कितना हुआ, गन्ने की खेती से
5 लाख यानी कि 5 लाख रुपया इसको बेनिफिट हुआ। तो ये 5 लाख रुपया हमेशा पॉकेट में तो लेके के चलेगा नहीं बच्चों, तो ये क्या करेगा, जमा कर देगा, है ना, जाकर के कहीं पर बैंक जाएगा और डिपॉजिट कर देगा, है ना। मान लीजिए ये SBI जा रहा है तो ये बैंक इसके लिए रहेगा तब ना ये जाकर के जमा करेगा बच्चों, नहीं तो क्या करना पड़ेगा इसको, फिर बहुत ही मुश्किल से सही से रखना पड़ेगा, है ना। तो ये SBI जो है ये किसके अंतर्गत, जो बैंक है ये किसके अंतर्गत आ जाता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इसलिए ये जो तृतीयक क्षेत्र था, इस आदमी यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र वाला आदमी था, प्राथमिक क्षेत्र वाला जो कार्य है इसके लिए क्या है, जरूरी है कि नहीं है, तो जरूरी है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र जो है पहला और दूसरा दोनों यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र के लिए आवश्यक है। अब देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ढांचा का यहाँ पर बनावट थोड़ा सा दिया हुआ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना ये आपका किताब में दिया हुआ है, वो वहाँ पर भी अच्छी तरह से आप देख लेंगे। तो पहला हम लोगों ने बताया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोगों ने क्या बोला, जल्दी बोलिए। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोगों ने बोला कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम लोगों ने क्या बोला, उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को हम लोगों ने बोला कृषि सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, वन आ जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, कुक्कुट पालन हो जाएगा, है ना, पशु चारा, ये सब चीज़ आ जाएगा किसमें, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएंगे उद्योग आ जाएगा, निर्माण कार्य हो जाएगा, गैस एवं बिजली। अब उद्योग में क्या क्या आ जाएंगे, हर तरह का उद्योग आ सकता है बच्चों। कुटीर उद्योग यानी कोई आदमी है वो घर में बैठ करके ही काम कर रहा है तो कुटीर उद्योग। लघु उद्योग यानी थोड़ा सा बड़ा होगा, मध्यम उद्योग, बड़े बड़े उद्योग हो जाएंगे, गन्ने का फैक्ट्री हो गया, अलग अलग तरह से सीमेंट बनाने का जो फैक्ट्री हो जाता है ना, ये सारी चीज़, कोई भी मशीन या किसी भी तरह का पार्ट जो बनता है ना, ट्रेन जैसे बनती है, तो ये सारी चीज़ का क्या होता है, पार्ट्स बनता है, तो उसके लिए क्या होता है, बड़े फैक्ट्री की ज़रूरत होती है, तो उसको बड़े उद्योग बोलेंगे, है ना। ये सारी चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, बैंक आए, परिवहन, संचार के जो भी साधन है वो हो जाएंगे, व्यापार और भी अन्य सेवाएं। अन्य सेवाएं में कुछ भी आ सकता है बच्चों, ढेर सारा चीज़ें, है ना, जैसे कि आपका क्या है, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो गई, है ना, गाड़ी की सुविधा जो है, ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगे, परिवहन भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आने वाला है। आपको यहाँ तक सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया बच्चों, कोई परेशानी है यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो बस बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पर टॉपिक को द एंड करते हैं आज का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए हैं, और क्या कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि क्या है कि हम लोग आपके लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मटेरियल जुटा करके लेके आए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे, फ्रेंड जो भी होंगे, उन्हें भी क्या हो जाए, लाभ मिल जाए पूरा 100% आपका क्या हो जाए, समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो, और बोर्ड परीक्षा में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए, 85% 90% के करीब आपका मार्क्स आए। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को मेहनत भी करनी ज़रूरी है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।